नमस्कार साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मारवाड़ की राठौड़। पहले हम क्राइटेरिया थोड़ा निर्धारित कर लेते हैं कि हम किन किन टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, बात करेंगे राव सिहा की। सिहा या सिहा। फिर हम बात करेंगे राव सिहा के बेटे राव आस्थान की। फिर हम बात करेंगे राव आस्थान के बेटे की बात करेंगे जिसका नाम है राव दुहड़। राव दुहड़ के बाद में हम बात करेंगे राव रायपाल की। राव रायपाल के बाद में बात करेंगे राव कनकपाल की। राव कनकपाल के बाद में बात करेंगे राव जालण सिंह की। राव जालण सिंह के बाद में हम बात करेंगे, हालांकि ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा पर फिर भी, राव छाड़ा की। राव छाड़ा के बाद में बात करेंगे राव तिड़ा की। राव तिड़ा के बाद में इसके तीन बेटे होंगे, उनकी बात करेंगे, जिनका नाम है, एक का नाम है राव कानड़दे। कनकपाल के बाद में बात करेंगे राव जालहन सिंह। जालहन सिंह के बाद में बात करेंगे राव छाड़ा की। राव छाड़ा के बाद में बात करेंगे राव तिड़ा की। राव तिड़ा के बाद इनके तीन बेटों की बात करेंगे और इनमें सबसे कानड़दे, राव कानड़दे। फिर बात करेंगे राव त्रिभुवन सिंह और राव सलखा जी। राव सलखा जी के बाद में बात करेंगे राव मल्लीनाथ जी की। राव मल्लीनाथ जी के बाद में हम बात करेंगे, आगे हम बात राव मल्लीनाथ जी तक पढ़ेंगे और उनके साथ जो निर्धारक हैं उनकी उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं राव सिया की। राव सिया को मारवाड़ के राठौड़ों का क्या कहा जाता है? आदि पुरुष कहा जाता है। आदि पुरुष क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बंदा ही है जो राव सिया जो है वो मारवाड़ के राठौड़ों को क्या कहलाता है? आदि पुरुष। क्योंकि मारवाड़ में सबसे पहला आलमी राठौड़ों में कौन आया था? तो राव सिया आया था, ठीक है। राव सिया कहां से आया था, ये थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, एक सामान्य जो मान्यता है मारवाड़ की ख्यातों में, वो ये मान्यता है कि कन्नौज का शासक हुआ जयचंद और इसी जयचंद का बेटा था हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र को वरदाई सेन भी कहते थे, वरदाई सेन। और इसी वरदाई सेन का बेटा था सेतराम और इसी सेतराम का बेटा था राव सिंह। 1191 में जो गौरी भारत में आया, तब जो स्थिति थी पश्चिमी राजस्थान की, उसमें शक्ति का केंद्र टूट रहा था। उसी का परिणाम था कि कन्नौज में शक्ति का केंद्र टूटा। हरिश्चंद्र कन्नौज के आसपास छोटे बड़े क्षेत्रों में शासन कर रहा था क्योंकि जयचंद गढ़वाल कन्नौज गौरी से क्या तो मारा गया। हरिश्चंद्र जो था वो थोड़े बहुत क्षेत्र पर शासन कर रहा था, पर गौरी के जो बाद में गुलाम थे उन्होंने उसके क्षेत्र पर भी आक्रमण कर लिया। सेतराम इधर उधर कोई एक स्थल ढूंढ रहा है जहां पर वो कामयाब हो पाए शासन करने में। ये फरुखाबाद था। फरुखाबाद के पास एक गांव है महुई। इस क्षेत्र में राव सिया एक टाइम शासन कर रहा था। यहां से फिर राव सिया का मन हुआ कि थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत से दूर जाया जाए, ताकि रोजाना का जो ये संघर्ष है दिल्ली सल्तनत के साथ, वो थोड़ा सा क्या हो, इनका कम हो। तो संघर्ष को थोड़ा सा कम करने के लिए राव सिया किस तरफ जाने का रास्ता चुना? उन्होंने द्वारिका की तरफ। और द्वारिका की तरफ जाने का रास्ता कहां से होकर गुजरता है? तो राजस्थान से। राजस्थान में एक जगह है पुष्कर। यहाँ पुष्कर एक पवित्र स्थल है। तो राव सिया यहाँ इस पवित्र स्थल पर रुका हो, तभी यहाँ इस खेड़ क्षेत्र से, भीनमाल वाले जो ये खेड़ बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र से कुछ ब्राह्मण पुष्कर गए हुए थे। पहले ये होता था कि जैसे थोड़ा सा अगर प्राचीन बात करें, अगर आप किसी फैमिली गैदरिंग वगैरह ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पे बुजुर्ग लोगों का पहला सवाल यही होता है कि जी कहाँ से,
और जब आप उन्हें बताते हैं, फिर पूछते हैं कि आपकी जाति क्या है, आपका वंश क्या है, फिर उसके बारे में थोड़ी सी राय मशवरा करते हैं। उसके बाद में अगर वो ठीक कास्ट से बिलोंग करता है तो फिर वो वैसा माइंडसेट से बिहेव करते हैं उसके साथ। राव सिया के बारे में जब उन्हें पता चला कि ये जयचंद गढ़वाल का परपोत्र है, तो उनके मन में थोड़ा सम्मान का भाव आया, भी ठीक है ये बंदा, और इसने इल्तुतमिश से भी युद्ध किया है, इनके पूर्वजों ने गौरी से युद्ध किया है, तो उनको लगा भी वीर और साहसी पुरुष है राव सिया। तो उन्होंने खूब अवगत की राव सिया की। था क्या कि पृथ्वीराज चौहान जो था वो इस राजस्थान के इस एरिया में शक्ति का एक बड़ा केंद्र रहा अपने समय का। जैसे पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई उसके बाद में शक्ति का केंद्र इस क्षेत्र से हट गया था, और छोटे बड़े जो यहाँ के जागीरदार थे, रियासतों के जो राजा थे, जिनमें चौहान थे, परमार थे और गोहिल थे और मुस्लिम आक्रांता तो थे ही थे, इनके कारण इस क्षेत्र में खूब अराजकता है। तो ये ब्राह्मण लोग और व्यापारी लोग चाहते हैं कि कोई ताकतवर व्यक्ति आकर यहाँ बैठ जाए, और उस ताकतवर व्यक्ति का परिणाम क्या होगा बैठने का, कि इस क्षेत्र में जो बार बार आक्रमण हो रहे हैं वो कम होंगे। और जब बार बार आक्रमण कम होते हैं तो उसका एक फायदा ये होता है साथियों, कि एक प्रकार से ना शांति बनती है, और शांति संपन्नता की ओर जाती है। तो ये बात ये पालीवाल ब्राह्मण जानते थे, तो इन ब्राह्मणों ने राज सिंह को निमंत्रण दिया कि आप इस क्षेत्र में आइए और शांति से अपना राज्य स्थापित कीजिए। हम लोग आपको एक नियमित कर देंगे, टैक्स देंगे, और आपका राज्य बड़ा होगा। क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये अरब से गुजरात के से में जाने वाले मार्ग पर पड़ता था, तो यहाँ पे एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र भी था। राजकीय ने उनकी ये बात स्वीकार की, लेकिन वो पुष्कर से द्वारका की तरफ चले। इस क्षेत्र में कहते हैं एक सोलंकी राजा था, जय सिंह द्वितीय। जय सिंह सेकंड। इस जय सिंह सेकंड का एक शत्रु था जिसका वध राव सिंह ने कर दिया। कुछ किताबों में लाखा फुलानी नाम मिलता है, कुछ में कुछ नाम मिलता है, कुछ में कुछ, पर हमें मान के चलते हैं कोई एक शत्रु था जिसका वध रावसिया ने किया। सोलंकी राजा जय सिंह इनसे इतना प्रसन्न हुआ कि इसने अपनी पुत्री का विवाह किसे कर दिया, रावसिया से कर दिया। उस पर पुत्री का नाम राजलदे या पार्वती नाम मिलता है हमें देखने को। राजलदे ख्यातों में मिलता है, पार्वती मुनोदनसी कहता है। नेक्स्ट देखिए, अब जब सोलंकी राजा जय सिंह की पुत्री से इसका विवाह हो गया है, अब किस तरफ जाएगा सिया, खेड़ा। और यहाँ सिया का प्लान ये है कि यहाँ से वापस लौट जाएंगे अपने क्षेत्र, अपना देश अपना ही होता है, ठीक है। और अब उनका मंत्रणा खेड़ा गांव में वो गए हैं। अगर आपने इंडियन हिस्ट्री में देखा होगा तो जो समुद्रगुप्त था, वो समय को, उस टाइम की जो तगड़ी सत्ता थी, उस टाइम की जो तगड़ी सत्ता थी उनमें शक थे और कई राजवंश थे, जिनसे उसने क्या है वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और जिसका उसको एक बेनिफिट हो गया कि जैसे मान के चलिए अगर किसी व्यक्ति का वैवाहिक संबंध किसी तगड़े घर में है, कोई मजबूत परिवार में है, तो जाहिर सी बात है उसका भी एक मार्केट कैप बढ़ता है, एक प्रकार से वैल्यू बढ़ जाती है उस बंदे की भी, ये उनका बहनोई है या उनके परिवार का है। तो अन्य राजा उस पर हमला करने की उतनी जल्दी हिम्मत करते नहीं है। उसके पीछे रीजन ये है कि अगर उस पर हमला किया गया, अगर उस पर हमला किया गया तो जाहिर सी बात है इसके जो ससुराल वाले वो हम पर हमला करेंगे, या इस प्रकार कंट्रोवर्सी सी बनती है। तो सोलंकी राजा जय सिंह की जैसी पुत्री का विवाह हुआ तो यहाँ वाले जो लोग हैं उनको लगा कि रावसिया में दम तो है। पहले तो इस बात पर वो मान गए कि ये जब जयचंद गढ़वाल का प्रपुत्र है तो ठीक घराने से, अच्छे घराने से, अच्छे वंश से है, तो ये बंदा कामयाब है इस क्षेत्र में शासन करने के लिए। निमंत्रण दे दिया गया। फिर उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी कर दिया है, तो ये लोग और भी ज्यादा प्रसन्न हो गए इस बात से। राव सिया ने इस क्षेत्र के जो भी आक्रांता थे उन सभी को पछाड़ दिया और यहाँ पर आराम से क्या करने लगे, शासन करने लगे, ठीक है। तो इसी प्रकार मारवाड़ में प्रथम राठौड़ राजवंश की स्थापना होती है। मारवाड़ में राठौड़ राजवंश की स्थापना होती है। क्लियर बात क्या? देखिए महुई गांव में एक थड़ा है या एक प्राचीन खंडर टाइप मकान है जिसे बोलते हैं राव सिंह का थड़ा, ठीक है। और यहाँ खेड़
बाड़मेर में इन्होंने स्थापित किया है, इस राज्य की नींव रखी है। था क्या कि इस क्षेत्र में मोस्टली क्या था कि बार बार यहाँ गुहिलों का शासन है, मेवाड़ का, और इन गुहिलों के परिवार के कुछ लोग यहाँ इस क्षेत्र में भी क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, जालोर वाले क्षेत्र में, भीनवाड़ वाले क्षेत्र में शासन कर रहे हैं। तो ये बार बार क्या कर रहे थे, खेड़ा पर हमला कर रहे थे। एक बार ये हुआ कि राव सिंह ने मंत्रणा की और इन गुहिलों पर हमला करने का प्लान बनाया। क्यों ने इन गुहिलों पर क्या किया जाए, हमला किया जाए। राव सिंह अपनी कुछ सेना लेकर के इन गुहिलों पर हमला करने के लिए खेड़ा से चला है, गुहिलों पर हमला करने के लिए, ये आस पड़ोस वाले जो गुहिल है उन पर हमला करने के लिए। कहते हैं कि जब युद्ध में जा रहा था तो पीछे से समाचार आया कि खेड़ा पर हमला कर दिया किन्होंने, मुस्लिम आक्रांताओं ने। राव सिंह ने वहीं से यू टर्न लिया है और वापस युद्ध करने के लिए किनसे चला गया, मुस्लिम आक्रांताओं से। क्योंकि गुहिलों से उतने हानि की उम्मीद नहीं थी जितनी हानि की उम्मीद क्या है, इन क्रूर आक्रांताओं से थी। तो पाली के बिट्ठू गांव में कहते हैं संघर्ष होता है, बिट्ठू गांव में, और एक रोहदाब तालाब है उसके पास कहते हैं राव सिया का स्मारक बना हुआ है। तो पाली के बिट्ठू गांव में राव सिया वीरगति को क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और इसी के साथ मारवाड़ के राठौड़ों का जो आदि पुरुष है उसका जीवन काल समाप्त होता है। उसके बाद में उसका बेटा कौन राजा बनता है, राव आस्थान। आप ये बात जानते हैं कि जब युद्ध में कोई राजा मारा जाता है तो दो परिस्थितियां बनती है कि खेड़ा में इतना जबरदस्त शासन संचालन हुआ नहीं है अभी इनका, राव सिंह का। तो अगर कोई राजा युद्ध में मारा जाता है तो अगर उसके सामंत थोड़ा सा उसका सपोर्ट ढंग से ना करें तो उसके बेटे के लिए राजा बनना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, राव आस्थान के लिए भी अब समय को राजा घोषित करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, क्योंकि खेड़ा में अभी आए थे। हालांकि ये आने का वृत्तांत कब का है, तो 1240 का है। राव सिंह 1240 में आते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये लगभग 1273 के आसपास इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, लेकिन उतनी बड़े क्षेत्र में या उतना स्थायी शासन संचाल स्थापित हुआ नहीं था। आस्थान कुछ समय तक इधर उधर रहा और फिर उसने पाली में एक गांव है गुंदोच, उस गुंदोच गांव में अपने सभी साथियों को इकट्ठा किया, शक्ति संगठन किया, और इन गुहिलों पर, ये जो इधर वाले गुहिले जो बार बार परेशान कर रहे थे, इन पर आक्रमण करने का उसने योजना बनानी शुरू की। आपने वो शाहरुख खान का डायलॉग तो सुना ही होगा कि जब आप किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं तो कायनात भी उसको मिलाने की कोशिश करती है। ऐसा ही कुछ हुआ कि इन गुहिलों का एक मंत्री था, मंत्री का नाम था सावंत सिंह, सामंत सिंह। इस सामंत सिंह मंत्री की ये डाबी था, इन गुहिलों से अनबन हो गई और ये नाराज होकर के आस्थान के पास आया और बोला कि मैं इन डाबियों से, इन गुहिलों से अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। विवाह कार्यक्रम में ये सारे आएंगे, गुहिल आएंगे। आप क्या करना कि विवाह वगैरह में जब ये मद्यपान वगैरह करके, शराब वगैरह पी करके बेशुद्ध या थोड़े से अचेतन हो जाएंगे, तब आप इन पर हमला कर दीजिएगा और मार दीजिएगा और आपको आपका क्षेत्र मिल जाएगा और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। राव आस्थान इस बात पर थोड़ा सा सहमत हो गया भी, ठीक है चलो जैसे तैसे भी हो, शासन आना चाहिए, राज्य आना चाहिए। और देखिए, नैतिकता के जो नियम है, अब के नियम और उस समय के जो नियम है उनमें अंतर था। तो उस समय ये बात जायज थी, कि नॉर्मल थी, कि तुम कैसे भी हमला करो, रात को हमला करो, सुबह हमला करो, जैसे भी है हमला करो, जीतो बस। मेन विजय श्री प्राप्त करना ही उच्च नैतिकता का प्रमाण माना जाता था। ऐसा ही कुछ हुआ और विवाह का समय था और सारे डाबी बैठे हैं, गुहिल बैठे हैं। लेकिन आस्थान के जो साथी थे उन्होंने उसको पहले से थोड़ा समझाया कि देख, जो व्यक्ति अपने परिवार का नहीं हो रहा है, अपने राजा का नहीं हो रहा है, सामंत सिंह, हो सकता है वो आपका ना हो, धोखा आपको भी तो दे सकता है। ये भी हो सकता है कि ये जो प्रपोजल उसने आपको दिया, ये सेम प्रपोजल वो गुहिलों को देके आया हो, कि मैं आस्थान को लेके आऊंगा अपनी। ठीक है, और कहीं ऐसा ना हो कि अपने हत्थे चढ़ जाए उनके। आस्थान को बात थोड़ी जम गई, तो उनके साथी गुप्तचर वगैरह वहां पहुंचे और गुप्तचरों ने देखा कि अगर गुहिल गड़बड़ करेंगे, तो गुहिलों को तो मारना है, लेकिन अगर डाबी गड़बड़ करेंगे तो आप इसकी सूचना हमें दे दीजिएगा। गुप्तचर ने कहा ठीक है, और जब सभी मद्यपान में बेसुध हुए पड़े थे, तभी उनके गुप्तचर ने उनको सूचना दी कि जैसे एक सोरठा, छोटी सी एक लाइन गा दी कि डाबी डावा ने गुहिल जीवना,
कि दाईं ओर के डाबी हैं वो भी अपने नहीं है और गुहिल जीवना, और बाईं ओर के गुहिल है वो भी नहीं है। आस्थान और उसके साथी समझ गए कि धोखा तो इधर से भी मिल सकता है, तो उन्होंने फिर दोनों पर, डाबी और गुहिलों पर, उसी समय हमला किया। डाबी भी मारे गए और गुहिल कुछ मारे गए, और जो बचे हुए गुहिल थे वो वहां उस समय भाग करके गुजरात वाली क्षेत्र में प्रवेश कर गए। खेड़ा वाला जो क्षेत्र था वो किसके हाथ में आ गया? आस्थान के हाथ में आ गया। ठीक है। आस्थान के दो भाई और थे, एक का नाम था सोनग, नजर आ रहा है अभी? सोनग। और एक का नाम था अज। सोनग ने राज्य स्थापना की आस्थान के सहयोग से, कहां पर? इडर में। इसलिए सोनक के जो वंशज थे वो इडरिया राठौड़ कहलाए। कौन से राठौड़ कहलाए? इडरिया राठौड़। अज ने स्थापना की थी ओखा मंडल में। कहां स्थापना की थी? ओखा मंडल पर। तो अज के जो वंशज थे वो कहलाए थे बाढ़ना या बडेरा राठौड़। बडेरा राठौड़। ढक्कन है यहाँ पर, ये बंदा ढक्कन नहीं था, यहाँ वर्ड में ढक्कन है। बडेरा राठौड़। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कहते हैं कि इडर का एक राजा था सामलिया। सामलिया राजा की अनबन हो गई थी अपने मंत्री से। मंत्री को ली जाती है, कोई मंत्री रहा होगा, और वो मंत्री आया आस्थान के पास में और उसने सहायता मांगी। किससे? आस्थान से, कि मुझे सोमलिया पर हमला करना है। ठीक है। वो बोला ठीक है, कर देंगे हमला, ऐसी कोई खास दिक्कत है नहीं। क्योंकि अब क्या है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मूव मिल गया आस्थान को भी। ठीक है, राज्य स्थापना हो गई है, कुछ दिन अच्छे व्यतीत हुए हैं, तो सोच रहा अपने भाई को भी सेटल करवा दूं, कहीं जॉब वगैरह लगवा दूं। तो शार्क टैंक की तरह की कोई कंपनी बिक रही है, और बिक रही है इडर वालों की, तो सोचा कि इडर में राज्य स्थापना करवाते हैं। वैसा सा ही कुछ प्लान बनाते हैं, विवाह उत्सव पे हमला करते हैं और सोमलिया मारा जाता है। इडर वाला क्षेत्र किसके हाथ में आ जाता है? सोनक के हाथ में आ जाता है। और यहाँ पर सोनक के वंशज कौन से राठौड़ कहलाते हैं? फिर इडरिया राठौड़ कहलाते हैं। उसी प्रकार अज जब ओखा मंडल की तरफ गया तो कहते हैं एक रात वो, एक शब्द आता है कांकड़, अगर आप लोगों ने सुना हो तो। कांकड़ का अर्थ होता है गांव की सीमा या राज्य की सीमा। सीमा, बाहरी जो सीमा होती है उसको बोलते हैं कांकड़। वहां पर वो एक रात सोया हुआ था, तो उसे रात को स्वप्न में कोई देवी प्रकट हुई, और देवी ने कहा कि अगर तुम यहाँ का जो राजा है उस राजा का सर काट दे, जिसे बोलते हैं राजस्थानी भाषा में सर काटने को बोलते हैं बाढ़ना। सर काटने को नहीं, कुछ भी काटने को, जैसे लकड़ी काट रहे हैं तो कहेंगे लकड़ी बाढ़ दी, सुन पा रहे? और बाढ़ना या बाढ़ मतलब हिंदी का एक वर्ड बाढ़ नहीं है, ये बाढ़ना मतलब काटने से संबंधित शब्द है, बाढ़ वो नहीं है। तो कहते हैं कि वो देवी ने कहा कि अगर तुम उस राजा का सर काट दो या बांट दो, तो फिर तुम क्या बन जाओगे? यहाँ के राजा बन जाओगे। उसने थोड़ी तकनीक लगाई और वहां के राजा का सर काट दिया। तो इसलिए सर काटने के कारण इनके जो वंशज थे वो क्या कहलाए? बाडेरा राठौड़ कहलाए, बाढ़ने वाले राठौड़ कहलाए थे। ठीक है। कर्नल जेम्स टोड है वो इसके वंशजों को हंथुड़िया राठौड़ कहता है। कर्नल जेम्स टोड कहता है कि ये हंथुड़िया राठौड़ थे। ठीक है। और इसके साथ ही आस्थान की जो लाइफ है वो सेट है, जीवन ठीक चल रहा है। होता क्या है कि यहाँ दिल्ली में उस टाइम जलालुद्दीन का शासन हो गया। किसका शासन हो गया? जलालुद्दीन, फिरोज शाह जलालुद्दीन का शासन हो गया। अब जब जलालुद्दीन को पता चला कि पाली की तरफ और गुजरात में एक आस्थान नाम का बंदा है जो क्या कर रहा है, जबरदस्त तरीके से राज्य विस्तार कर रहा है। तो पहले क्या होता था कि युद्ध होने का एक कारण ये भी होता था कि कोई अन्य राजा अपने राज्य का तेजी से विस्तार कर रहा है, तो अन्य जो पड़ोसी राजा थे या दूर के राजा थे उनको लगता था कि दावानल है वो हमारे घरों में भी तो आ सकती है, कि ये जो आग अभी लगी हुई है वो राज्य विस्तार कर रहा है, तो हो सकता है वो हम पर भी हमला करे। तो इसलिए ज्यादा बढ़ने से पहले इस पर क्या कर दिया जाए? हमला कर दिया जाए। जलालुद्दीन इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कहाँ आ गया? इस पाली वाले क्षेत्र पर उसने क्या किया? हमला किया। किसने किया? जलालुद्दीन ने। और जलालुद्दीन के साथ युद्ध में कौन मारा गया? फिर कहते हैं आस्थान मारा गया, वीरगति को प्राप्त हुआ। और आस्थान के थे 8 पुत्र। उन 8 पुत्रों में से थे, सबसे बड़ा पुत्र था दुगड़, और उसके बाद ये राजा कौन बना? तो राव दुगड़ राजा बना। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं अपने राव दुगड़ की और राव दुगड़ के भाइयों की। चलिए इसे मिटा देते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं राव दुहड़ की। राव दुहड़ जो थे वो राव आस्थान के सबसे बड़े बेटे थे। इसके बाद में इनके भाई थे राव दांदल। चलिए, राव दुहड़ के जीवन के दो महत्वपूर्ण काम जो हमें थोड़े पढ़ने हैं। पहला तो ये है, राव दुहड़ लाया था, एक प्रदेश था कर्नाटक। देखो, वर्तमान में हम कर्नाटक ही मानकर चलते हैं। कर्नाटक से एक मूर्ति लाया था चक्रेश्वरी माता की। कौन सी माता की मूर्ति लाया? चक्रेश्वरी माता की। और कहते हैं कि इसे नीम वृक्ष के नीचे नगाना गांव में, नगाना बाड़मेर में स्थापित करवाया। और नगाना गांव के नाम पर इस माता का नाम क्या पड़ा? नागणेती माता पड़ा। ये लकड़ी की मूर्ति थी। और अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे एक अच्छा प्रश्न आ सकता है कि कर्नाटक से नागणेती माता की मूर्ति जोधपुर, सॉरी, बाड़मेर कौन लेकर आया? तो फिर लेकर आया था राव दुहड़। राव दुहड़ के जीवन का पहला महत्वपूर्ण काम यही था। दूसरा राव दुहड़ के जीवन का महत्वपूर्ण काम था कि इसने अपने भाई धांधल को कोलूमंड जागीर जीतने में मदद की। बाड़मेर में कौन सी जागीर? कोलूमंड जागीर जीतने में मदद की। धांधल का बेटा कोलूमंड जागीर पर बाद में कौन बैठा? पाबूजी। कौन बैठा था बाद में? पाबूजी। पाबूजी की ख्यात तो हमने पढ़ी होगी, और लोक देवताओं में हम थोड़ा और डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है। होता क्या है कि अगर यही पाबूजी पढ़ाने लगे तो फिर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा काम, फिर लोक देवताओं में दोबारा पढ़ाएंगे तो वीडियो वगैरह बाद में बड़ी हो जाती है, तो समस्या आ जाती है। पाबूजी वीरगति को प्राप्त हुए थे। इनका विवाह हुआ था अमरकोट के राजा सूरजमल की पुत्री से इनका विवाह हुआ था। और जायल के जिंदराव खिंची से इनका विवाह संघर्ष हुआ और वीरगति को प्राप्त हुए। इनके साथ इनका भाई बूढ़ा भी वीरगति को प्राप्त हुआ था, और इसी बूढ़ा का बेटा था जोरड़। और कहते हैं कि जोरड़ पहले नाथ संप्रदाय में इसने दीक्षा ले ली, नाथ हो गया, भगवान शिव को याद कर रहा है और भस्म लगा रहे हैं, जीवन अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं। फिर जैसे इसको समाचार मिला कि तुम्हारे चाचा बाबू, बड़े पापा को बोलते हैं बाबा, तो तुम्हारे बाबा और तुम्हारे पिताजी शहीद हो गए हैं, वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। जोड़ ने बाकी सब छोड़ा और चिमटा लिया और कहते हैं जिंदराव खिंची पर हमला कर दिया, और जिंदराव खिंची है वो लड़ते हुए मारा गया। ठीक है। तो ये थे पाबूजी। लोक देवता के रूप में इनकी खूब मान्यता है केसर कालमी गौड़ी के लिए। लोक देवता के लिए एक आम सी परिभाषा जो मेंस एग्जाम लिखने के लिए ना बड़ी मतलब जैसे स्ट्रिक्ट लाइन है, बहुत बार लिखते ही है, आप भी लिखते ही होंगे कि धर्म, धरा और धेनु की रक्षा जिन्होंने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, उन्हें राजस्थान जो संस्कृति है उसमें लोक देवता या देवता के अंश के रूप में पूजा जाता है। तो इन्होंने धर्म की रक्षा, अपने वचन की रक्षा, धरा की रक्षा और धेनु की रक्षा अपने बहनोई से ही युद्ध किया, मतलब बहन के पति से ही युद्ध किया था। इसलिए लोक देवता के रूप में पाबूजी की मान्यता है। इसके बाद में राजा बनता है राव रायपाल। राव दुहड़ के बाद राजा कौन बनता है? राव रायपाल बनता है। ठीक है। राव रायपाल जो था, इसके जीवन काल की महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सबसे पहला घटनाक्रम यह था कि इसने बाटी फरडा की हत्या की थी। बाटी फरडा का जो हत्या है वो इसी ने की क्योंकि बाटी फरडा ही वो व्यक्ति था जिसकी तलवार से पाबूजी को वीरगति मिली थी। तो सबसे पहला बंदा जिसके राव रायपाल ने हत्या की थी उसका नाम क्या था? बाटी फरडा था। ठीक है। उसके बाद में दूसरा, और दूसरी जो इसके महत्वपूर्ण खास बात थी वो रायपाल की थी इसकी उदारता। रायपाल बड़ा ही उदार प्रवृत्ति का था, इतनी उदार प्रवृत्ति का था लोग इसे साक्षात इंद्र, महिरेलन कहते थे। क्या कहते? महिरेलन या इंद्र। ये बंदा तो क्या है? साक्षात इंद्र है। एक बार कहते हैं कि इसके समय में इतना भयंकर अकाल पड़ गया कि लोग दाने दाने को तरसने लगे, तो इसने अपने राज खजाने में जितना भी अनाज था वो सारा का सारा अनाज बांट दिया। ये खुद भी प्रजा के साथ क्या है, जितने में प्रजा संतुष्ट, जैसे मान लीजिए 2 रोटियां खाकर प्रजा अपना टाइम पास कर रही है, उतने में ये खुद अपना टाइम पास करने लग गया। तो इसलिए इसकी उदारता इतनी प्रसिद्ध हो गई कि लोग कहने लगे कि असली इंद्र तो ये है। ठीक है। ईश्वर कहीं भी मिल सकता है, तो रायपाल के रूप में उन प्रजा को ईश्वर मिला। ईश्वर भी बाद में प्रसन्न हुआ और ठीक बरसात वगैरह हुई।
तीसरा जो इसका संघर्ष था वो प्रतिहारों के साथ चला, और प्रतिहारों से संघर्ष, मंडोर को जीतना, मंडोर को हरा देना। या मंडोर को जीतने का मतलब ये नहीं है मंडोर का किला इसने जीता होगा, क्योंकि मंडोर के किले पर मुस्लिम आक्रांताओं का कब्जा है इस समय, तो मंडोर के आसपास के प्रतिहारों से इनकी लड़ाइयां हुई होंगी। और उसके बाद ही राजा बनता है राव कनकपाल। राव कनकपाल अपने जीवन में तो खास कुछ करता नहीं है, लेकिन इसका बेटा राव भीम इसके जीवन में बहुत कुछ कर गया। राव भीम ने जैसलमेर के भाटियों पर हमला किया, जो बार बार क्या कर रहे थे, सीमा का उल्लंघन कर रहे थे। और इन भाटियों को इतना जबरदस्त सबक सिखाया कि इन भाटियों ने बाद में ये कहा कि चलो जो काक नदी है, जो जैसलमेर की पश्चिमी सीमा पूर्वी सीमा बहती है, उस काक नदी को बाड़मेर और ये जो राठौड़ों वाला क्षेत्र है, उस भाटियों का क्षेत्र है, उसकी सीमा माना गया। ठीक है, काक नदी को क्या माना गया, उसकी सीमा माना गया। किसके समय में? तो राव भीम के समय में ये कार्यक्रम हुआ। राव भीम जो था उसकी मृत्यु कनकपाल के समय ही हो गई। तो उसके बाद राजा बना राव जालन सिंह। उसके बाद राजा कौन बना? राव जालन सिंह बना। राव जालन सिंह जो था, इसकी खास बात क्या थी? एक सबसे महत्वपूर्ण खास बात जो राव जालन सिंह का वृत्तांत जो सबसे ज्यादा फेमस है, वो है राव जालन सिंह का झगड़ा होता है अमरकोट के राजा दुर्जन साल से। किसे होता है? अमरकोट के राजा दुर्जन साल। और इस झगड़े की कोई वजह नहीं थी। इतना मतलब एक गांव था, चांदनी नाम से गांव था। कहते हैं उस चांदनी गांव में एक वृक्ष था। जालनसी को वो थोड़ा ठीक लगा वृक्ष, हरा भरा वृक्ष, क्योंकि उस टाइम हरा भरा वृक्ष था। तो जालनसी ने ये घोषणा करवाई कि इस गांव के वृक्षों की कोई एक टहनी भी तोड़ देगा, उसे भी वो सजा देंगे, दंड देंगे। अब क्या था कि दुर्जन साल का एक साथी था, वो उस क्षेत्र से गुजरा, तो वो पेड़ के नीचे बैठा था। तो चलिए होता ही है, अभी जैसे पेड़ के नीचे बैठे हैं तो यूं पत्ते उसके तोड़ लेते हैं आराम से। तो किसी बंदे ने कहा कि देखो जी, या इस गांव में पेड़ों के पत्ते नहीं तोड़ने। किसने मना किया है? बोलो, किसने मना किया है? किसने को ना राजस्थान लैंग्वेज में बोलते हैं कुण। कुण के वे, के मतलब कहा है, कुण के वे। ये बोला कि कुण के वे, तो वो बोला कि जालन सिंह ने कहा है। कौन जालन सिंह? राठौड़ों का जालन सिंह। अब उसको थोड़ी सी क्या हुआ, ईगो पर ले गया वो बात को। वो बोला नहीं, थोड़ा हो ही जाता है ईगो पर, कई बार कहते हैं ना भाई इसको हाथ मत लगा देना। तो फिर अपन को थोड़ा सा फील होता है कि जैसे कई बार बाइक वगैरह खड़ी होती है कोई अच्छी सी, तो उसका ऑनर कहता है हाथ मत लगा इसको। तो थोड़ा फील होता है कि यार फिर क्या होगा, हाथ लगा दिया तो बाइक को। तो वहां वाले जो गांव वाले थे वो थोड़ा सा इस वे में थे कि पेड़ को हाथ में मत लगा देना, पत्ते तो तोड़ने की बात ही हो रहा है। इसने फिर गुस्से में आकर के यू 5-7 पत्ते उसके तोड़ दिए कि ये पत्ते तोड़े, और ये देखो ले आओ तुम्हारे जालन सिंह को। ये समाचार जालन सिंह तक पहुंचा कि साहब ये हो गया कि पत्ते तोड़ दिए गए हैं। और बोला कौन था? कि दुर्जन साल भाटी का आदमी था। जालन सिंह नाराज हुआ इस बात से, और कहते हैं जालन सिंह ने दुर्जन साल भाटी पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। युद्ध में दुर्जन साल भाटी बड़ी बहादुरी से लड़ा। और मसला क्या है, कुछ देर तो वो लड़ते रहे, बाद में क्या तलवारें तो इधर उधर गिर गई, फिर हाथों से हो गए हैं, मल्लयुद्ध हो रहे हैं। फिर कुछ समय बाद ना जालन सिंह को पता नहीं क्या सूझी कि अब उसने टारगेट बना लिया कि मुझे इसका साफा चाहिए। तो युद्ध में लड़ते लड़ते जालन सिंह, जो दुर्जन साल था, उसकी सेना भाग रही थी। जालन सिंह ने भी अब भागने का प्लान बना लिया, वो भी रास्ता ढूंढ ही रहा था किधर भागना है। और उसी टाइम दुर्जन साल भागने का रास्ता ढूंढ ही रहा था, उसी टाइम जालन सिंह ने उसका साफा छीन लिया। और जालन सिंह बिना साफा लिए हुए ही भाग गया। जालन सिंह नहीं, माफ कीजिएगा, दुर्जन साल बिना साफा लिए ही कहते हैं भाग गया। और उसके बाद में जालन सिंह ने वो साफा अपने सर पे रख लिया, और खुद को क्या घोषित कर दिया? राजा घोषित कर दिया कि मैं क्या बन गया हूं? राजा बन गया हूं। और उसके बाद में राठौड़ों में साफा बांधने की परंपरा क्या हुई? प्रचलित हुई। कुछ समय बाद दुर्जन साल और जालन सिंह के बीच में क्या हो जाता है? इसी बात पर एक समझौता हो जाता है। और इस समझौता में ये जो बाटी हैं, अमरकोट का दुर्जन साल जो था, इनके बीच में क्या हो जाता है? एक समझौता भी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एक ध्यान रखिएगा, जालन सिंह के जीवन की दूसरी जो महत्वपूर्ण खास बात है वो है बीनमार। और दूसरा जो महत्वपूर्ण
घटनाक्रम था वो था भीनमाल जालौर पर हमला करना। ठीक है। राजा दुर्जन साल के बारे में एक घटनाक्रम और सुनिए। यहाँ इनके बीच में जो समझौता होता है उस समझौते में ये होता है कि दुर्जन साल कहता है कि मैं कुछ घोड़े, अरबी घोड़े जालनसी को बैंड कर दूंगा। ठीक है। अब जालनसी ने भी मान लिया कि चल ठीक है, कुछ घोड़े बैंड कर देना है। और जालनसी को भी ज्यादा ऐसा था नहीं कि चलो, बाद में ऐसा लगा कि क्या यार, दो पत्ते तोड़ लिए, इस बात पे झगड़ा कर लिया, तो बोला भी चलो ठीक है, तुम कुछ घोड़े भेंट कर देना। अब दुर्जन साल उस वे में था कि मेरे मुंह से निकल गई, मतलब देने का मन नहीं था इसका, पर इसने बंदे ने कह दिया कि मैं घोड़े तुम्हें दे दूंगा। अब जालनसी अपने किले में आ गया है, कुछ दिन वहां रुका, और वो बस शाम को जैसे ऊपर छत पर चढ़ता है तो यूं देखता है कि घोड़े आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो घोड़े कहाँ से आने वाले थे, दुर्जन साल का मन भी नहीं था देने का। जालनसी इस दुख में दुबला पतला होने लग गया, बाजीराव मत की तरह। धीरे धीरे मतलब उसे रोग लग गया, बीमार होने लग गया। और कहते हैं फिर वो अपनी अंतिम सैया पर था, तो उसने अपने बेटे राव छाड़ा को बुलाया और राव छाड़ा से कहा कि मैंने एक बार हमला किया था भाटियों से, ये जो भाटी है इन्होंने वादा किया था कि ये कुछ घोड़े पहुंचाएंगे, पर आज तक उन्होंने घोड़े नहीं पहुंचाए। राव छाड़ा से ये प्रण लेता है, वचन लेता है कि तू क्या करेगा, इनसे वो घोड़े छीन के लेके आएगा, इनसे वो घोड़े लेकर आएगा, और जीवन का तुम्हारे लक्ष्य यही है कि तुम्हें इनसे घोड़े लेके आने हैं। जालनसी की मृत्यु हो जाती है और फिर राजा बनता है राव छाड़ा। राव छाड़ा ये होता है ना, मतलब पुरानी फिल्मों में जो जैसे हीरो होता है, उसका पिता मरते वक्त हीरो से वचन लेता है कि तुझे ये करना है, और फिर हीरो का मतलब पूरी लाइफ का यही है कि ये करना है, वरना लाइफ तो बेकार है। ठीक है। फिर वो अग्निपथ का अमिताभ बच्चन बनता है और उसे बदला लेना है संजय दत्त से। ये सेम सही मामला है इनका भी, खाचा से ये बदला लेगा। राज छाड़ा अपने पिता के लिए के वचन के अनुसार अमरकोट पर हमला करता है, और अमरकोट के राजा से क्या लेता है, 4 गुने ज्यादा घोड़े लेकर आता है। ठीक है। नेक्स्ट राव छाड़ा के बाद में राजा बनता है राव तीड़ा। राव छाड़ा के बाद में राजा कौन बनता है, राव तीड़ा बनता है। कहते हैं राव तीड़ा का युद्ध हुआ था मंडोर के जो मुस्लिम शासक थे उनसे, शासकों से युद्ध। और इन मंडोर शासकों से युद्ध करते समय राव तीड़ा वीरगति को प्राप्त हो गया। ठीक है। और उसके बाद में राव तीड़ा के बाद में राजा बनता है कानड़ दे। कानड़ दे की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है, ये लगभग 6 या 7 साल बाद ही कानड़ दे की मृत्यु हो जाती है। कानड़ दे की मृत्यु के बाद ही राजा बनता है राव त्रिभुवनसी। कौन बनता है, राव त्रिभुवनसी राजा बनता है। राव त्रिभुवनसी जब राजा बनता है तब राव सरका इसका सबसे बड़ा भाई कानड़ दे हो गया, फिर 2 नंबर पे त्रिभुवनसी हो गया, 3 नंबर पे कौन हो गया, सरखा जी हो गया। अब सरखा जी का एक बेटा है मलिनाथ जी, अभी हम बात करेंगे मलिनाथ जी पर। ये बड़ा ही सिद्ध पुरुष टाइप का आदमी है, एडवांस टेक्नोलॉजी वाला आदमी है। तो इसको लगा कि देख, तेरे राजा बनने में ना एक ही बंदे की दिक्कत है, दीवार एक ही बंदा है कि राव त्रिभुवनसी है। तो इसने क्या किया कि कुछ इधर उधर के जालौर के या कुछ इधर उधर के जो मुस्लिम राजा थे उनसे कहलवा करके हमला करवा दिया, कहां पर, त्रिभुवनसी पर। त्रिभुवनसी उनसे युद्ध करते हुए घायल हो गया, और बाद में कहते हैं कि उसका जो उपचार कर रहा था, जो वैद्य उपचार कर रहा था, उससे कहलवा करके नीम के पत्तों में कुछ जहरीले पत्ते भी डलवा दिए। अब जैसे वो अपने घाव पर वो नीम के पत्ते लगाता था त्रिभुवनसी, उन जहरीले पत्तों का विष उसके शरीर में फैल गया और त्रिभुवनसी की भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब राजा कौन बनेगा, राव सरखा जी। और सरखा जी के बाद राजा कौन बना, राव सरखा जी का बेटा मल्लीनाथ जी। नेक्स्ट देखिए मल्लीनाथ जी। देखिए 3 बातें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें याद रखनी है मल्लीनाथ जी की, वो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये एक लोक देवता के रूप में प्रचलित है, लोक देवता। दूसरी बात, इन्होंने मेवानगर की स्थापना की थी, कहाँ की, तो नाकोड़ा पर्वत के पास, बाड़मेर में। और इन्हीं के नाम पर ये क्षेत्र कौन से नाम से जाना जाता है, तो मालानी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, मालानी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और मालानी क्षेत्र के प्रसिद्ध क्या है, घोड़े प्रसिद्ध है, घोड़े प्रसिद्ध है।
क्लियर बात। मल्लीनाथ जी कुल 4 भाई थे। देखो चाचा के साथ तो इनका जो भी व्यवहार था वो था, लेकिन भाइयों के मामले में मल्लीनाथ जी के मन में ज्यादा कोई द्वेष या नहीं था। उन्होंने अपने सभी भाइयों को शानदार अच्छी बड़ी जागीरें जीत कर दी। और सोबत जी इनके भाई थे, एक भाई था जेतमाल, एक भाई था इनका विरम। तो तीनों को इन्होंने अच्छी बड़ी जागीरें जीत कर दी हैं। ठीक है। मल्लीनाथ जी का एक भाई विरम था, एक सोबत जी था और एक जेतमाल था। जेतमाल को सिवाना देते हैं और इन्हें सालोड़ी छत्र देते हैं। सोबत जी को भी एक छत्र देते हैं, मैं भी थोड़ा सा देख लेंगे कौन सा छत्र देते हैं। एक छत्र सोबत जी को देते हैं। मल्लीनाथ जी का बेटा वीरम जो था सालोड़ी क्षेत्र में गया और कुछ समय बाद इसकी क्या होगी, मृत्यु होगी। क्योंकि इस क्षेत्र में जैसे जैसे ये लोग, देखो अगर आप मैप में थोड़ा देखेंगे, इस क्षेत्र में लोगों का शासन जैसे ये इधर बढ़ेंगे, इधर तो फिर भी चलो ठीक है, इधर अजमेर की तरफ बढ़ेंगे तो इधर है मुस्लिम शासक। दिक्कत हो रही है बार बार, जैसे ही बढ़ रहे हैं संघर्ष हो रहा है, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। इधर तो बहुत संघर्ष हो रहे हैं, भारतीयों से संघर्ष हो रहे हैं, उन संघर्षों में ज्यादा बड़ा लॉस इनको नहीं हो रहा है। इनको लॉस हो रहा है इस साइड बढ़ने में ज्यादा। ठीक है। अभी हम देखेंगे इनका इस तरफ विस्तार कैसे होता है, वो अभी हम पढ़ेंगे। देखिए मल्लीनाथ जी का एक बेटा था जिसका नाम था जगमाल, और वीरमदेव जी की मृत्यु होने के बाद इनका बेटा था रावचूड़ा। कहते हैं जब वीरमदेव जी की मृत्यु हुई तो परिस्थितियां थोड़ी विकट थी, तो राव वीरम की रूपचूड़ा की माता और वीरम की पत्नी जो थी वो इसे आह्लादचारण के पास ले गई और कुछ दिन वहीं इनका लालन पालन किया। और कुछ समय बाद रावचूड़ा के पास मल्लीनाथ जी, रावचूड़ा को मल्लीनाथ जी के पास आह्लादचारण ने भेज दी। आह्लादचारण के भेजने पर मल्लीनाथ जी के पास रावचूड़ा आया तो पता चला अपने भाई की मृत्यु का, दुख हुआ। और फिर ये जो सालोड़ी वाला जो क्षेत्र था ये क्षेत्र वापस अपने भाई भतीजे को दिया, रावचूड़ा को। और भतीजे को कहा कि तुम इस क्षेत्र से पूर्व की ओर जितना आगे बढ़ सकते हो बढ़ लेना, लेकिन पश्चिम की तरफ मत आना, मतलब इस साइड मत जाना। अब उसके पीछे एक रीजन था। रीजन ये था कि इस वाला क्षेत्र इन्होंने दे दिया था अपने बेटे को कि तू इधर जाना, ताकि दोनों के बीच में क्या ना हो, संघर्ष ना हो, कंट्रोवर्सी ना हो। कहते हैं कि एक बार जगमाल और रावचूड़ा कहीं शिकार खेलने गए हुए थे। ठीक है। और किसी सुकर का या किसी जंगली कोई सुअर का ये शिकार कर रहे थे। जगमाल बार बार प्रयास कर रहा था, क्योंकि जगमाल थोड़ा सा गुस्सेल प्रवृत्ति का था, गुस्सा उसे जल्दी आता था, गुस्सेल प्रवृत्ति का था। तो पूरी ताकत से वो प्रयास कर रहा है, पर लाइन लेंथ उसकी ठीक नहीं है, तो बाउंड्रियां ज्यादा ही लग रही थी, उसके रन रेट उसकी हाई जा रही थी। शाम होने को आई थी, चूड़ा जी ने, फिर चूड़ा जी को ने कहा चलो मैं मार लेता हूँ इसको, तो कोई बात तुम नेक्स्ट ट्राई कर लेना। और कहते हैं कि एक ही बार में रावचूड़ा ने उसका वध कर दिया, मार दिया उसे। और इस बात को फील कर जाता है कौन, रावचूड़ा। और इसके बाद भी जगमाल के बारे में बात करें तो जगमाल, हमने पहले एक बात करी, थोड़ा सा गुस्सेल प्रवृत्ति का था, वीर रस से परिपूर्ण बंदा है, वीर रस से परिपूर्ण बंदा है। ठीक है। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज तो उसे थोड़ा सा आप गैंगस्टर टाइप बंदा कह सकते हो, पर उस समय की बात करें तो उस समय के दौर और नैतिकता के जो नियम थे उनके हिसाब से ये बंदा वीर रस में बहुत ही एडवांस, बहुत ही आगे का आदमी है। एक बार क्या हुआ कि कहते हैं कि मल्लीनाथ जी के राज्य पर गुजरात के राजा ने हमला किया। गुजरात के राजा का कोई सूबेदार था, उसने हमला किया और वो यहां से कुछ कन्या गणगौर के अवसर पर उठाकर ले गया। गणगौर पर कुछ कन्या यहां से उठाकर ले गया। ये बात मल्लीनाथ जी को पता चली। मल्लीनाथ जी और जगमाल बैठे थे, तो उन्होंने जगमाल को कहा कि बड़ा मतलब जैसे हीरो टाइप बने घूम रहा है, पर अपने राज्य की कन्याएं और सम्मान इज्जत कौन उठाकर ले गया, गुजरात का राजा उठाकर ले गया। कौन सा ले गया ये थोड़ा सा क्लियर नहीं, क्योंकि वो सूबेदार था। ठीक है। कहाँ ले गया ये भी थोड़ा क्लियर नहीं कि कहाँ लेकर गया। जगमाल ने अपने कुछ साथियों के साथ प्लान बनाया और वो लोग चल दिए गुजरात की तरफ। वहां व्यापारी बन करके वो उस क्षेत्र में गए हैं, मालानी घोड़े ले लिए साथ में और व्यापारी बन करके उस क्षेत्र में गए। कुछ दिन
इधर उधर देखा और फिर समझ में आया कि कौन सा सूबेदार लेकर गया है, पता चल गया। और बाद में पता चला कि वहां का जो एक सूबेदार था उसकी बेटी थी गिंदोली। नजदीकी कोई उत्सव आने वाला था और कहते हैं कि वो उत्सव को जैसे राज्य में भ्रमण करेगी या घूमेगी, ऐसा लोग कहते थे। तो उन्होंने थोड़ा पता लगाया। गणगौर वाले कुछ दिनों बाद, गणगौर के कुछ दिनों बाद ही कहते हैं कि जब वो उत्सव में आई गिंदोली, और उसके साथ वो लड़कियां भी थी, गुजरात की सभी लड़कियां थी, जो मारवाड़ की लड़कियां थी वो भी साथ में थी। और जगमाल ने उन सभी को वहां से उठाया और लेकर के कहां की तरफ आगे, मलिना मारवाड़ की तरफ आगे। पीछे से कुछ सैनिकों ने उन पर हमला करने का प्रयास किया। जगमाल अपने कुछ साथियों के साथ फिर उन सैनिकों पर हमला करने के लिए गया, जो सैनिक पीछे आ रहे थे उन पर हमला करने के लिए गया। पहले तो उनको लग रहा था कि जगमाल आगे भाग रहा है, हम पीछे जा रहे हैं, तो आगे भाग रहे हैं इसका मतलब कमजोर सा आदमी है, तो थोड़ा सा हौसले में पीछा कर रहे थे। फिर जगमाल ने वापस जब हमला किया तो उनको समझ में नहीं आया कि करना क्या है इसका। तब एक मारवाड़ी में शो था, बहुत ही प्रसिद्ध है, कि जैसे कहते हैं कि पग पग नेजा फाड़िया, पग पग फाड़ी ढाल, बीवी पूछे खान ने जग किता जगमाल। कि पग पग नेजा फाड़िया, पग पग फाड़ी ढाल, जो भी अस्त्र शस्त्र है उनको वो बंदों को काट रहा है वो अलग बात है, वो तलवारें भी काट रहा है, जो ढाल होती है बचने वाली उस ढाल को भी काट रहा है। बीवी पूछे खान ने, मुसलमान कोई खान है उसकी पत्नी उससे पूछ रही है कि जग कितना जगमाल, कि एक जगमाल से हम इतने परेशान हैं और विश्व में पता नहीं कितने जगमाल हैं। तो आइंदा से जब कभी हमला करो ना कहीं, तो उनसे पूछ लेना पहले कि आपकी कोई जगमाल तो नहीं है क्या, वरना फिर वो हमला करेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। और गिंदोली को और सभी कन्याओं को वापस कौन लेकर आता है? जगमाल लेकर आता है। ठीक है, तो वीर से परिपूर्ण आदमी है, ऐसा नहीं है। नीरव इसे बिल्कुल ही गैंगस्टर कहना तो थोड़ा सा गलत है, पर जगमाल। उसके बाद में बात करते हैं रावचूड़ा की। रावचूड़ा की जो सबसे महत्वपूर्ण खास बात थी कि अपने चाचा मल्लीनाथ जी के पास आए। मल्लीनाथ जी का भ्रातर तो प्रेम भी था और भतीजे को सालोड़ी की जागीर दे दी। जब ये क्षेत्र मल्लीनाथ जी ने रावचूड़ा को दिया तो रावचूड़ा को साथ में एक व्यक्ति था इंदा प्रतिहार, वो भी नियुक्त कर दिया साथ में। ये जो इंदा प्रतिहार है ये तुम्हारी क्या कर देगा, सहायता करेगा इस क्षेत्र में शासन वगैरह संचालन करने के लिए, क्योंकि रावचूड़ा की उम्र कम ही है, छोटी उम्र का बंदा है रावचूड़ा। बाद में कहते हैं कि इंदा प्रतिहार का थोड़ा सा व्यू था वो रावचूड़ा के प्रति थोड़ा पॉजिटिव था। ऐसा होता है जैसे कोई परिवार में या जैसे कोई लंबी रिश्तेदारी में कोई लड़का अच्छा काम कर रहा हो और किसी व्यक्ति के एक या दो बेटी हो, तो फिर उसे लगता है कि ये लड़का थोड़ा जवाई बनने लायक है, तो थोड़ा उसके प्रति ना पॉजिटिव व्यू जाता है, हेल्प भी करते हैं फिर उसकी भी, ये थोड़ा कामयाब हो जाए फिर आप सॉरी इन्हें ब्याह। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ व्यू है इंदा प्रतिहार का रावचूड़ा के प्रति। तो इंदा प्रतिहार कर रहा है हेल्प रावचूड़ा की। सबसे पहली जो हेल्प, सबसे मेजर जो हेल्प थी वो ये थी कि आसपास वाले एरियाज में रावचूड़ा का दबदबा बना दिया है कुछ ही दिनों में। फिर एक थोड़ी सी दिक्कत आ गई कि मंडोर का सूबेदार था, उस सूबेदार ने क्या कहा कि यहाँ प्रतिहार तो लोग थे, देखो मंडोर में तो मांडू के सूबेदार का या जो भी मुस्लिम शासक है उनके सूबेदार वगैरह बैठते थे। ये जो गुर्जर प्रतिहार जो मंडोर के हैं, ये मंडोर में ना रह करके आसपास के छोटे छोटे गांव में रह रहे हैं। ठीक है, उन्हीं में से एक गांव से संबंधित था कौन, इंदा प्रतिहार। कहते हैं मंडोर के सूबेदार ने उस गांव वालों से कहा कि कल हमारे महल में या हमारे मंडोर के दुर्ग में 50 गाड़ियां तुम लोग भर करके किसकी पहुंचा देना, इसकी घास की पहुंचा देना, वरना फिर देख लो हम लेने आएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये समाचार इंदा प्रतिहार के पास पहुंचाया गया कि मंडोर वालों ने गांव से उगाई मांगी है, उगाई मतलब हरजाना मांगा एक प्रकार से गाय घास के रूप में। ये बात इंदा प्रतिहार को थोड़ी लगी कि ये बार बार परेशान कर रहे हैं ये वो। रावचूड़ा मल्लीनाथ जी का बेटा है और मल्लीनाथ जी की आसपास के क्षेत्र में ठीक दाग थी। इंदा प्रतिहार को लगा क्यों न रावचूड़ा से थोड़ी सी हेल्प ले लें और फिर हम हमला कर दें, किस पर, मंडोर पर हमला कर दें। प्लान बनाया गया, कहते हैं कि मंडोर दुर्ग में जाने के लिए।
50 गाड़ियां तैयार की गई, उनमें सैनिक नीचे सुला दिए गए और फिर उस पर घास वगैरह डाल दी गई। और फिर जैसे दुर्ग के दरवाजे खुलेंगे, अंदर चले जाएंगे सैनिक और बाद में हमला करके मंडोर का दुर्ग जीत लेंगे। अभी वो सूबेदार ना, वो भी एडवांस था पूरा, उसके भी दिमाग में पूरी थी। तो कहते हैं कि उसने क्या कहा कि जैसे रैंडमली एक गाड़ी चूज की, कह रहा उस गाड़ी पे ना घास में यूं भाला मार कर देखो कि गाड़ी में कहीं कोई बंदे तो नहीं ले आए हैं। अब कहते हैं कि एक सैनिक के पेट में वो भाला लगा, पैर में भाला लगा, और जैसे वो भाला निकला, बड़ी फुर्ती से उसने वो भाले को साफ कर दिया ताकि ब्लड बाहर जाए नहीं। इतनी मेहनत के बाद में वो दुर्ग के अंदर पहुंच गए। फिर दुर्ग में अचानक से हमला हुआ और सूबेदार को समझ में नहीं आया कि करना क्या है। तो उसने तो भागना ही पहले क्या होता था कि दो ही ऑप्शन थे कि बंदूकें वगैरह होती नहीं थी, तो भाग जाएंगे तो बचने के चांसेस ज्यादा है, लड़ेंगे तो बचने के चांसेस क्या है, कम है। समझ पा रहे हो, रेंज से दूर चले गए तो अब तलवार फेंके तो मारने सारा बंदा कितनी दूर मार देगा, तो बचने के चांसेस ज्यादा थे। तो उसने वहीं से दुर्ग की दीवार से छलांग लगाई और 9-11 हो गया, मतलब था ही नहीं वहां पे कोई। दुर्ग पर कब्जा हो गया इनका, प्रतिहारों का। अब क्या है कि ये बात प्रतिहार भी जानते थे कि अपने संख्या बल में है थोड़े से कम, अपने संख्या बल में क्या है, थोड़े से कम है। और अगर ये मुस्लिम आक्रांता दोबारा हमला करने आए तो फिर हम इसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, ये बात वो जानते थे। इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया कि क्यों न ऐसा किया जाए कि अपने ये जो मंडोर का दुर्ग है ये अपने दे देते हैं किसको, राजचूड़ा को, क्योंकि इंदा प्रतिहार की तो पहले नजर है कि आपने भतीजी बहनी ही है, मतलब वो माइंडसेट उसका क्लियर है कि दामाद बनाना है इसको, तो माइंडसेट क्लियर है। तो उसने फिर इंदा प्रतिहार को उगमा प्रतिहार की पुत्री, और इंदा प्रतिहार की पुत्री, कुछ किताबों इंदा प्रतिहार की, कुछ में उगमा जी प्रतिहार की पुत्री थी, उस पुत्री का विवाह कर देता है किससे, रावचूड़ा से विवाह कर देता है। और रावचूड़ा से ये शपथ भी ले लेता है कि आप मंडोर की रक्षा भी करेंगे, प्लस मंडोर के आसपास 50-60 गांव हैं जिनमें प्रतिहार रह रहे हैं, आप कभी भी उन गांवों पर हमला नहीं करेंगे, ठीक है। और फिर ये वचन भी हो जाता है, जो कहते हैं चुंडा चौरी चाड़ी जय दाई जय मंडोर भी चुमरे ने, चुंडा जो था उसने चमरी चढ़ाए, चमरी सुनते दरवाजे पर गया है वो तोरण वगैरह मार रहा है, और दाइजे मंडोर, और मंडोर क्या दे दिया, दाइजे में दे दिया है। तो ये पहला घटनाक्रम था राव चूड़ा के जीवन का, जिसमें उन्होंने कब्जा कर लिया किस पर, मंडोर पर। दूसरा जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम था वो था इनका एक असफल प्रयास जालोर पर कब्जा करने का। कहां पर कब्जा करने का, जालोर पर। जालोर का उस वक्त राजा था कोई बिसल देव, बिसल देव चौहान। इंदा प्रत्यार और कुछ रावचूड़ा के साथियों ने प्लान बनाया कि जो बिसलदेव चौहान जो जालोर वाला है ना, ये बंदा बार बार क्या कर रहा है, अपने को परेशान भी कर रहा है, तो अपने इसके एरिया पे क्या करना है, कब्जा करना है। और वो भेड़िया और मेमने वाली बात है कि मेमने से भेड़िया कह रहा है कि तुमने पिछले वर्ष मुझे गाली दी थी, तो मेमना कह रहा है कि तुम्हें तो हुई 6 महीने का, पिछले वर्ष गाली वाली तो बात भी नहीं बैठती सेट। तो फिर बोला वो, फिर वो तुम्हारी मम्मी होगी, तो शक्ल मिल रही है तुम्हारी उससे। अब मम्मी होगी तो वो बड़ी होगी ना, मतलब मैं तो मेमना हूं, तो समझ पा रहे हो? उसी हिसाब से हमला कर दिया बिसलदेव चौहान पर। तो यहाँ पे एक टेक्निक ये थी कि बिसलदेव चौहान को एक संदेशा भेजा गया कि राव चूड़ा है, वो राव जो चूड़ा है वो अपनी पुत्री से आपका विवाह करना चाहते हैं। बिसलदेव चौहान मना भी नहीं कर सकता और हाँ भी नहीं कर सकता। हाँ इसलिए नहीं कर सकता कि डर लग रहा है कि कहीं ये हो कि मैं विवाह करने वहां जाऊं और वो वहीं रख ले, समझ पा रहे हो? अब खुशी या मना यूं नहीं कर सकता कि दबाव है थोड़ा सा, भी राठौड़ों की पुत्री से विवाह करने से मना कर रहा है, तो फिर वो हमला कर देंगे। दोनों ही विशल देव दोनों ही तरफ से परेशान है। विशल देव ने एक तरीका यूज किया कि विशल देव जब आया तो उसने पहले से ही क्या है, अपना एक सेनापति था मलिक खुर्रम, इस मलिक खुर्रम को कहते हैं पूरा राज कार्य संभाल कर दे दिया कि देख भाई वहां पे गड़बड़ भी हो सकती है, वो आने ना आने, क्लियर है ये बात, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिसल देव गया और विवाह की सारी तैयारियां देख के बिसल देव खुश हो गया, भी ठीक है तैयारियां तो ठीक कर रखी है बंदों ने, जिसका मतलब विवाह करेंगे ही, ऐसी बात नहीं है, मना नहीं कर रहे हैं ये लोग। अब बिसल देव जैसे
चूड़ा के जो बेटे थे उनसे हाथ वगैरह मिल रहा था उनके गले, क्योंकि वो भी अपने मतलब जैसे जीजाजी कर रहे थे। एक था विजयन नाम का बेटा, चुन्ना का बेटा था एक विजयन नाम का। कुछ ख्यातों में एक पानय नाम का बेटा था, उसका नाम मिलता है, और कुछ में विजयन नाम मिलता है। विजयन था वो मतलब सबसे आगे, आओ जीजाजी, मतलब सभी मिल लिए थे, सभी से मिल लिया, और वो भी यूं गले मिल रहा था। कहते हैं कि वो जैसे ही गले मिला, विशलदेव जैसे उसके गले मिला, तो उसने यूं हाथ कर दिए। संपर धृतराष्ट्र ने जैसे भीम की मूर्ति को तोड़ा था, वैसे ही यूं हाथ जब जैसे ही किए, तो विशलदेव की लगा जैसे कुछ टूटा है अंदर से। फिर जैसे उसको फील हुआ भी कुछ और भी टूट गया है, और फिर अंदर से हड्डियां टूटने की जैसे आवाज आई, और कुछ ही समय में यूं दबाया, और विशल देव के प्राण फिर उड़ गए। तो विजयन को मारवाड़ का पंचानन कहा जाता है, बांध पंचानन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो विजयन को मारवाड़ का बांध पंचानन कहा जाता है। बांध समझते हो? बाहें, राजस्थानी भाषा में बाहों को कहते हैं बांध। जो बाहों में लेने का मतलब होता है बांधे भरना, समझ पाए? तो उसने उनको बाहों में लिए और दबाए, विशल देव के प्राण पखेरु उड़ गए। अब चूड़ाओं ने कोशिश की कि अपने राव चूड़ा के जो वंशज, उन्होंने कोशिश की कि हमला करते हैं किस पर? जालोर पर। लेकिन जालोर पर पहले से कौन बैठा है? मलिक खुर्रम। और यहाँ पे एक एंट्री होती है बड़े ही गजब के किरदार की, जिसका नाम है पोपाबाई। इतिहास में पोपाबाई कई फेमस है, जिनमें सबसे ज्यादा फेमस पोपाबाई है ये। विशलदेव चौहान की पत्नी है पोपाबाई। कहते हैं पोपाबाई को जैसे अपने पति की मृत्यु की समाचार मिला, तो पोपाबाई ने क्या किया कि पूरे शासन संचालन में इतनी दक्षता से कार्य किया कि पूरे शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। मलिक खुर्रम भी ठीक साथ दे रहे पोपाबाई का। तो असफल प्रयास राठौड़ों का जालोर पर कब्जा करने का रहा, लेकिन जालोर पर कब्जा राठौड़ कर नहीं पाए इस टाइम। और अब उन्होंने क्या है कि कहते हैं कि एक प्रकार से बदनाम करना शुरू कर दिया। जैसे एक बहुत ही फेमस गायकार हुए थे, सिद्धू मूसेवाला, तो उनकी एक लाइन थी कि जब बराबरी ना हो पाए ना, तो बदनामी शुरू कर दो। लोगों का ये मानना है कि अगर किसी की बराबरी ना हो पाए तो उनकी बदनामी शुरू कर दो। तो वैसा से कुछ मामला है कि जब पोपाबाई की बराबरी नहीं हो पा रही है, तो चलो उसकी बदनामी शुरू कर देते हैं। तो कहते हैं राठौड़ों ने फिर क्या है कि जैसे कोई गलत हो रहा होता था, कहता था कि पोपाबाई को राज झाड़ दो, मतलब गलत चल रहा है यहाँ पे। तो इस प्रकार एक भ्रांति यहाँ पे प्रचलित करने के उन्होंने प्रयास किया, कामयाब भी हुए हैं। अभी तक भी ऐसा ही है कि कहीं कोई पेपर लीक होता है तो फिर कहते हैं कि नाथी के बारे में मिला है, या फिर पोपाबाई की पोल है, या पोपाबाई का राज है, ऐसा कहते हैं। मलिक खुर्रम जो था, कहते हैं कुछ समय बाद मलिक खुर्रम ने पोपाबाई को दुर्ग से भगा दिया, और खुद क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। पोपाबाई गुजरात की तरफ चली गई, और वही कहीं इनकी क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। तीसरी जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है इनके समय का, रावचूड़ा का, वो सुनिए। रावचूड़ा का एक भाई था गोगादेव। गोगादेव का एक मित्र था, वो क्या है, बाड़मेर से मालवा की तरफ जाते थे। परिवार वाले कुछ लोग बाड़मेर से मालवा की तरफ जाते थे आम गर्मी के दिनों में, ताकि वहां पे पशु वगैरह चराएं, ठीक है। और फिर जब बरसात वगैरह होती थी तब वापस लौट आते थे। एक बार क्या हुआ कि जब वो जा रहे थे, तो एक माणिक लाव नाम का एक बंदा था, माणिक लाव, कहते हैं उसने हमला कर दिया किस पर? गोगादेव के उस साथी पर। वो साथी बाद में सहायता मांगने आया, किसके पास आया? तो वो माणिकलाल के पास सहायता मांगने आया। सॉरी, वो गोगादेव के पास सहायता मांगने आया। किसका साथी? गोगादेव का साथी। हमला किसने किया? माणिकलाल ने किया, ठीक है। तो जब गोगादेव ने उसकी सहायता की, और गोगादेव इस क्षेत्र पर हमला करने के लिए गया, जब वो यहाँ हमला करने के लिए गया, तो कहते हैं कि यहाँ पर एक बंदा था जोहिया दल्ला, क्योंकि जोहियों पर ही हमला हुआ था। ये हमला किन पर हुआ था? तो जोहियों पर। किन पर हमला हुआ? जोहियों पर। तो माणिकलाल इन्हीं का आदमी था, ऐसा ही मान्यता है कि माणिकलाल इन्हीं का आदमी था। और दूसरा, जोहियों पर हमला करने के कारण ये भी था कि जो वीरम था, इसकी मृत्यु हुई थी जोहियों के साथ युद्ध करते हुए, ठीक है। तो ये भी एक कारण था। तो जोहियों पर हमला किया किसने? गोगादेव ने। जब हमला हुआ, तो जोहियों में इनका सबसे बड़ा भाई जो था, जिस पर मेन टारगेट था, जो इनका धीरदेव। कहते हैं ये धीरदेव विवाह करने गया हुआ था, कहां पर? भाटियों में।
राणक देव की बेटी से किससे विवाह करने गया हुआ था? राणक देव की पुत्री से भाटियों में विवाह करने गया हुआ था। कौन? धीरदेव। और धीरदेव का भाई था जोहिया दला, जो गोगादेव को वहां मिला। गोगादेव ने उसके साथ युद्ध किया और जोहिया दला युद्ध में मारा गया। ये समाचार बाद में मिला धीरदेव को, वो विवाह के अवसर पर था, उसके ससुर को भी ये समाचार मिला। तो भाटी राणक देव और धीरदेव गोगादेव का पीछा करने आए हैं, उससे युद्ध करने आए हैं। कहते हैं कि गोगादेव कहीं विश्राम करने के लिए रुका तो उसने क्या है, अपने घोड़ों को जंगल में चरने के लिए छोड़ दिया कि भूखे हैं प्यासे हैं तो उनको जंगल में चरने के लिए छोड़ देते हैं। गोगादेव आराम से बैठा है, गोगादेव आराम से बैठा है। अभी क्या है कि गोगादेव ने अपने घोड़ों को चरने के लिए वहां छोड़ दिया, घोड़े चर रहे हैं आराम से, गोगादेव बैठा है। तभी कहते हैं धीरदेव ने और रणदेव ने हमला कर दिया। गोगादेव घायल हो गया अचानक से हमले से, और वो अपने घोड़ों को जैसे पकड़ने के लिए देखा तो घोड़े बहुत दूर जा चुके थे, बहुत ही दूर जा चुके थे। इसीलिए एक मारवाड़ में सोठा भी है कि भूखा तिस्या थकेड़ा राखियो नेड़ा ही, डलवा हाथ ने आसी गोगा देवरा घोड़ाई। कि भूखे हो प्यासे हो थके हो फिर भी अपने मित्रों को नजदीक रख लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ढलान पर जाने के बाद में ना, जैसे गोगादेव के घोड़े हाथ नहीं आए थे, उसी प्रकार वापस हाथ नहीं आएगा मित्र या जो भी बंधु साथी है वो। तो अभी क्या है कि घोड़े बिना अकेला गोगादेव वहां लड़ रहा है, किससे? रणदेव से और धीरदेव से और उनके साथियों से। घायल हो गया है और पड़ा है वहीं। अब वो जाने लगे, जैसे रणदेव घायल हो गया तो रणदेव तो पता चल गया भी कुछ देर बाद में मर जाएगा, रणदेव भी चलने को तैयार है। चलने को तैयार कौन हो रहा है? धीरदेव ही हो रहा है। तभी गोगादेव ने धीरदेव को थोड़ी सी गालियां वगैरह दी कि तू भाग क्यों रहा है, लड़ मुझसे, या इस टाइप का जो भी ड्रामा था वो हुआ। धीरदेव गुस्से में आ गया, लेकिन उसके ससुर ने रणदेव ने उसको कहा कि मत जा, वो गोगादेव है। उसकी तलवार का नाम था, गोगादेव की तलवार का नाम था रणतली। क्या नाम था? रणतली तलवार का नाम था। कहता है कि रणतली पड़े बाद में नहीं कोई उठा, को नहीं, मतलब कोई उठता नहीं है रणतली पड़ने के बाद में, तो पास मत जाओ उसके, बस दूर से अपने कर लिया जो कर लिया, मर जाएगा अपने आप। लेकिन धीरदेव को लगा नहीं, अपने नजदीक से जाकर के आएंगे। और कहते हैं कि जैसे ही उसने तलवार उठाई, पहला वार किया, धीरदेव दो भागों में, एक भाग इस तरफ और एक भाग इस तरफ पड़ा है। वहीं धीरदेव मारा गया और वहीं गोगादेव धीरे धीरे मृत्यु को, क्योंकि ब्लड वगैरह ज्यादा बह गया, धीरे धीरे वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। रणदेव जिसने अभी अपनी पुत्री का विवाह किया धीरदेव से, घर ससुराल तो पहुंची नहीं है, रणदेव भी अपने देश से वापस लौट गए। अब नेक्स्ट जो घटनाक्रम है वो है रावचूड़ा का एक बेटा विजयन था फेमस, एक बेटा था अड़कमल। एक बेटे का नाम क्या था? अड़कमल। कहते हैं कि मंडोर में एक मूर्ति थी फेमस चामुंडा माता की। मंडोर जब मिला ना किनको, राजचूड़ा को, तो मंडोर में गुर्जर प्रतिहारों की मूर्ति थी, माता थी चामुंडा माता, तो उनकी पूजा भी ये राठौड़ करते हैं। ठीक है, मल्लीनाथ जी वाले राठौड़ तो नागेश की पूजा करते हैं, और ये चामुंडा है वो प्रतिहारों के नजदीक सा पहुंच गया है, तो वो चामुंडा माता की मूर्ति की पूजा करता है। और इस मूर्ति के कहते हैं भैंसे की बलि दी जाती थी। अड़कमल ने कहा, एक बार कहते हैं कि एक ही तलवार के वार से एक भैंसे को काट दिया, मतलब गर्दन उसकी काट दी। अब ये बात वो क्या है कि जैसे बड़े से स्वाभिमान से, बड़े से दम टाइप के घमंड से अपने पिता को बता रहा था कि मैंने क्या किया, एक तलवार यूं की, कट करके साइड में था। रावचूड़ा को कहीं ना कहीं गोगादेव की याद आती थी। भाई था तो भाई भाई होता है, भाई भुजाएं होती है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, भाई घटे तो बल घटे, या भाई हटे तो बल घटे। गोगादेव को भी सेम, गोगादेव की सेम इसी स्थिति थी। रावचूड़ा ने अड़कमल को कहा कि अगर तू इतना ही वीर है तो मैं तो तुझे उसी दिन वीर मानूंगा जिस दिन तू अपने भाई, अपने चाचा की मृत्यु का बदला ले लेगा, वरना मैं तुझे कौन सा वीर मानूं। फिर तो ऐसे बहुत सारे वीर फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। ये बात कहते हैं किसको लग गई? अड़कमल को लग गई। रणदेव का बेटा था सादा। सादा का विवाह हुआ था द्रोणपुर में,
और कहते हैं जब द्रोणपुर में इसका विवाह हो रहा था और विवाह से जो वापस आ रहा था तो ये खबर किसको मिली? अड़कमल को मिली। अड़कमल ने इसे बीच रास्ते में इस पर हमला करने की सोची। इसकी पत्नी थी कोडमदे। कोडमदे इसकी पत्नी थी, किसकी? सादा की। इस और द्रोणपुर का उस टाइम, द्रोणपुर का ये क्षेत्र इसका शासक था ये माणिकराव। ठीक है, माणिकराव की पुत्री थी कोडमदे जिसका विवाह हो रहा था किससे? सादा से। विवाह होने के पश्चात वर वधू लौट रहे हैं अपने राज्य की ओर, तभी हमला कौन करता है? अड़कमल हमला करता है और युद्ध में कौन मारा जाता है? सादा मारा जाता है। ठीक है, और कहते हैं कि इसकी जो पत्नी थी कोडमदे वो वहीं पर क्या होती है? सती हो जाती है। और जहां पर वो सती होती है बाद में वहां पर कौन आता है? रणकदेव आता है। रणकदेव यहाँ पर वापस आता है और फिर अपने पुत्र को देखता है और उसकी पत्नी को देखता है सती होते हुए, तो बड़ा गुस्सा आता है। और कोडमदे ने जितने भी, कहते हैं कि जितने भी आभूषण पहन रखे थे, जितने भी आभूषण कोडमदे ने पहन रखे थे, उन सभी सती होने के बाद जो राख से जो भी आभूषण निकले, उन सभी आभूषणों से कहते हैं कि राणकदेव ने वहां पर कौन सा तालाब बनवा दिया? कोडमदेसर तालाब बनवा दिया। कौन सा तालाब बनवा दिया? कोडमदेसर तालाब वहां बनवाया। हालांकि कुछ मान्यताओं में यह है कि यह तालाब रामजोधा की माता ने बनवाया था, जो रणमल की पत्नी थी। केलहण नाम था शायद उनका। केलहण ने करवाया था कोडमदेसर तालाब का निर्माण। और एक मान्यता ये है कि जो द्रोणपुर के राजा की जो पुत्री थी, सादा की जो पत्नी थी, रणदेव की पुत्र वधू थी कोडमदे, उसी की याद में और उन्हीं आभूषणों से कहते हैं इस तालाब का क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। ठीक है, तो इसी के साथ रावचूड़ा का जो बड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो आपका हो जाता है पूरा। अब हम रावचूड़ा के वैवाहिक संबंधों की चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक इतना ही।